महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर 2.07% से घटकर 1.54% पर पहुंच गई। इस दौरान खाद्य महंगाई -0.69% से घटकर -2.28% पर आ गई है। सब्जियों की महंगाई भी -15.92 से घटकर -21.38% दर्ज की गई है। आपको बता दें, फ्यूल, बिजली, कपड़ा, जूता, चप्पल की महंगाई भी घटी है। हालांकि हाउसिंग महंगाई 3.09% से बढ़कर 3.98% हो गई है। कोर महंगाई की बात करें तो ये सितंबर 2023 के बाद ऊपरी स्तर पर है। सितंबर कोर महंगाई 4.1% से बढ़कर 4.5% दर्ज की गई है। चलिए अब बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। सोना लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहा है। एमसीएक्स पर सोना 1.25 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में चांदी भी रिकॉर्ड पर है। सोने चांदी में तेजी की क्या वजह है, पूरी डिटेल्स बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जी, काफ़ी सारी वजहें हैं और हम लंबी लिस्ट लेकर यहाँ पर भी खड़े हैं। अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देखें तो वो बरकरार हैं। डॉलर इंडेक्स में इस साल 9% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ जो टैरिफ्स की कंसर्न्स हैं, बाजार को लगता है कि क्या कुछ स्लो डाउन कंसर्न्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा यूएस फेड में रेट कटौती की साइकिल शायद शुरू हो चुकी है। इस महीने भी एक और रेट कटौती हम आता हुआ देखेंगे। लेकिन बाजार की एज ऑफ नाउ बड़ी चिंताएं ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डेट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। यूएस में ही 36-37 ट्रिलियन का डेट यहाँ पर है। साथ ही साथ जो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है वो तीसरे हफ्ते में अब यहाँ पर आ चुका है। तो कस्टम्स में भी यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ डिलेज बनते हुए नजर आए हैं। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने चांदी पे आता हुआ देखा है। तो अगर आप यूएस और लंदन की चांदी के प्राइस देखें, वहां पर एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर बैंक बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग प्राइसेस भी यहां पर बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं। लिक्विडिटी की चिंताएं हैं। अवेलेबिलिटी चांदी की कमज़ोर होती हुई नजर आई है। इसलिए चांदी में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली, वो एक चीज़ है। लेकिन चांदी का जो प्रीमियम जो लोग यहाँ पर दे रहे हैं वो एक दूसरी हेडलाइन यहाँ पर बनी है। इंडियन मार्केट्स में सबको लग रहा था कि इतने ज़्यादा चांदी के प्राइसेस हैं, शायद लोग ना ही खरीदें। लेकिन करंट लेवल्स पे भी वो 8-10% का प्रीमियम देने के बावजूद भी लोग चांदी लेना चाहते हैं, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन में वो अब चांदी को जगह देना चाहते हैं। तो उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। आपको याद दिला दें कि चांदी की जो भारत में खरीदारी होती है 95% अभी भी फिजिकल है। 4-5% जो है वो ETF के थ्रू है, डिजिटल चांदी लोग खरीदते हैं तो वो है। तो अभी भी जो फिजिकल का प्रीमियम है उसका असर हम यहाँ पर ETF एक्सेट्रा में आता हुआ देख रहे हैं। चांदी ऑलरेडी यहाँ पर $50-51 प्रति आउंस पर कारोबार कर रही है, जो कि 1.5 लाख 1,60,000 जैसे लेवल्स इंडियन मार्केट्स में बन चुके हैं। बाजार को लगता है कि यहाँ से और तेज़ी चांदी आपको नियर टर्म में दिखा सकती है। उसके बाद शायद कुछ मुनाफा वसूली आएगी। जहाँ तक सोने की बात है, यहाँ पर भी एक नया ऑल टाइम हाई हमने बनता हुआ देखा है। अगेन जो ग्लोबल मार्केट्स में जो चिंताएं हैं और जो गवर्नमेंट शटडाउन है यूएस का, उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया है। और जैसे आप बात कर रहे थे यूएस और चाइना के बीच में जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है, उसका भी एक सेफ हेवन बाइंग हमने सोने में आते हुए देखी है। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि 4100-4200 के आसपास अब सोना यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आगे जाकर दिखा सकता है। तो धनतेरस और दिवाली पर सोना चांदी की जमकर खरीदारी होती है, लेकिन इस बार दोनों कमोडिटीज में महंगाई की आग लगी हुई है। तो इस दिवाली खरीदारी में क्या समझदारी रखनी चाहिए, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। अब बात शेयर बाजार की। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद आज बाजार में रिकवरी दिखाई दी। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। कैसा रहा आज बाजार में कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, हफ्ते की शुरुआत थोड़ी नरमी के साथ हुई। हालांकि डे लो से रिकवरी आई, लेकिन हाइस पर हम टिक नहीं पाए। इंडेक्स पर देखें तो सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप और निफ्टी बैंक के कंपैरेटिवली थोड़े से बेटर देखने को मिले। समझ लेते हैं कि मार्केट में तेजी आपको कहां से देखने को मिली। तो गेनर्स की बात की जाए तो निफ्टी में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको स्ट्रेंथ नजर आई। वहीं ड्रैग करने वाले स्टॉक जिनने बाजार पर दबाव बनाया तो इनकी लिस्ट में एफएमसीजी में से है, आईटी में इन्फोसिस है, विप्रो है और टाटा मोटर्स। ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो थोड़ा सा नर्वस होते हुए नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स में सारे एएमसी स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली। बीएसई लिमिटेड खबरों के बीच टॉरेंट पार यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आपको नजर आई। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो लंबी लिस्ट है और ऐसे में कल्याण ज्वेलर्स, वोल्टास और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको हल्की गिरावट नजर आई। यानी कमजोर शुरुआत हुई लेकिन थोड़ी रिकवरी का ट्रेंड।
चलिए अब बात दिवाली के मौके पर हमारी खास पेशकश की ब्रोकरेज बम रिटर्न में दम। जी हां, हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम ब्रोकरेज के वो पटाखे जिनकी रिटर्न की रोशनी आपके पोर्टफोलियो को जगमगा देगी। कौन सी हैं ये पिक्स, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, लंबी लिस्ट है जहां पर ब्रोकरेज हाउस फोकस कर रहे हो, बता रहे हैं ये स्टॉक जो अगली दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो में और चमक बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से, और काफी सारे स्टॉक्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे बड़ी अपसाइड वाला सम्मान कैपिटल, यहां पर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है, यानी इस भाव से 85% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। पूरे 300 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर, यहां पर जो टारगेट्स है काफी बढ़िया है। इस भाव से 75% की अपसाइड जो है ये हाउस रिकमेंड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स हाल ही में स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, काफी बढ़िया तेजी आई है। लेकिन जेएम फाइनेंशियल्स मांग रहे हैं कि अभी महज तेजी की शुरुआत है। 67% की अपसाइड है, 1000 रुपए का पूरा टारगेट है। साथ में अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस में से पीएसयू बैंक्स काफी पसंद आ रहे हैं, और बैंक ऑफ इंडिया जहां पर भाव तकरीबन 125 रुपए का चल रहा है, लेकिन टारगेट निकल कर आ रहे हैं 200 रुपए के, यानी इस भाव से देखें तो ऑलमोस्ट 57% की अपसाइड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे रेनबो चिल्ड्रन, इसमें करीब 23% की अपसाइड है। डोम्स इंडस्ट्रीज छोटी कंपनी है लेकिन 3110 रुपए का टारगेट, यानी इस भाव से 22% की अपसाइड। केईसी इंटरनेशनल, ये भी स्टॉक लगातार ऑर्डर विंस के चलते सुर्खियों में रहता है, 20% की अपसाइड का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो हॉस्पिटैलिटी स्पेस में मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। शैले होटल 1120 का टारगेट और 19% की अपसाइड। अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत से निपटने के लिए सरकार 3 मोर्चे पर कदम उठा रही है। इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के साथ 7300 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम पर खास फोकस किया गया है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? दरअसल जिस तरीके से चीन की तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार अब 3 मोर्चे पर अलग अलग रणनीति बना रही है। जो 2 मोर्चा है वो है तात्कालिक जरूरतों पूरा करने के लिए, और तीसरा जो मोर्चा है सरकार का वो है कि लॉन्ग टर्म में इस किल्लत से निपटने के लिए। पहले में 2 तात्कालिक जरूरतों वाले मोर्चे की बात करें तो सरकार इस बात को लेकर निजी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के लिए चीन के अलावा दूसरे देशों में देखें, विकल्प तलाशें, और कई कंपनियां इसके लिए कदम बढ़ा भी रही हैं। दरअसल इसका मकसद ये है कि प्रोसेसिंग की जो टेक्निक है वो भारत में फिलहाल है नहीं, और चीन में करने के बाद एक्सपोर्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो दूसरे देशों में जहां ऐसी टेक्निक है वहां पे जाकर रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग करें और फिर वहां से भारत लेकर के आएं। तो इससे कई कंपनियों की तात्कालिक दिक्कतें दूर हो रही हैं। दूसरा कि कभी अचानक से पूरे इस पे एक्सपोर्टर रोकने लग जाए, अचानक से किल्लत पैदा ना हो जाए जैसा कुछ महीने पहले देखने को मिला था, तो इसके लिए 2 महीने का स्टॉक रखा जाए रेयर अर्थ मैग्नेट का। इसके लिए सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही कि 2 महीने का, जितनी इंडस्ट्री की जरूरतें हैं उसके 2 महीने का आकलन किया जाए और निजी कंपनियों की भागीदारी से 2 महीने का स्टॉक रखा जाए। ये 2 जो चीजें हैं, 2 कदम है, वो तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन लंबे समय में सरकार 7350 करोड़ रुपए के इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है। ये 7350 करोड़ रुपए की जो इंसेंटिव स्कीम है, दरअसल रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के तहत सालाना उत्पादन 6000 टन करने का लक्ष्य रखा गया है और 6 साल के लिए स्कीम है। इस स्कीम के तहत रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के लिए जिस इक्विपमेंट की जरूरत है, जिस तकनीक की जरूरत है, उस पर सरकार इंसेंटिव देगी, कैपिटल इंसेंटिव देगी, और इसके लिए लगभग मसौदा तैयार हो चुका है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये लागू हो जाएगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज अनीता आनंद ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नागरिक परमाणु सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा संबंध पिछले 2 महीने में लगातार प्रगति करते हुए दिखाई दिए हैं और हम अपने साझेदारी तंत्र को फिर से सक्रिय और सशक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। When we look at Canada, we see a complementary economy, we see another open society,
We see diversity and pluralism, and we believe that that is the basis for a close, sustainable, and long-term cooperative framework. Minister, let me also say that both sides, for our meeting today, have prepared an ambitious roadmap to advance our cooperation in various domains, including trade, investment, agriculture, science and technology, civil nuclear collaboration, AI, critical minerals, and energy. Both of our governments agree on the importance of those dialogues. Both of our governments agree on the importance of elevating the relationship going further. So this joint statement will discuss our mutual plans for re-engagement. It will inform Canadians and Indians alike that we are collectively committed to advancing this relationship now and in the long term, particularly when it comes to our mutual priorities in the Indo-Pacific. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं। इजराइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान इजराइल प्राइज से नवाजा है। गाजा शांति समझौते के लिए इजराइल पहुंचे ट्रंप ने हमास के कब्जे से छूटे बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की और साथ ही इजरायली संसद को भी संबोधित किया। इजराइल के बाद मिडल ईस्ट पीस समिट में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप मिस्र जाएंगे, जहां शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इस समिट में दुनिया भर के 27 देशों के नेता हिस्सा लेंगे और साथ ही आपको बता दें ट्रंप ने जो इजराइल की संसद है उसे भी यहां पर संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट के लिए ये एक नया सवेरा लेकर आएगी। This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग फाइनल कर ली है। इसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 29 सीटें मिलेंगी, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम को 6 सीटें मिली हैं। हालांकि जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा थोड़े नाराज लग रहे हैं, लेकिन आला कमान के फैसले को उन्होंने मान लिया है। अब एनडीए घटक दल आज उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जीतन राम मांझी का कहना है कि वो कार्यकर्ताओं के असंतोष को दूर करेंगे और एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बने इसकी कोशिश करेंगे। हम 15 सीट की मांग की थी, लेकिन एनडीए के लोगों ने तजवीज़ किया कि 6 सीट ही दिया जाए। तो भी जो भी मिला है उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे जाति का संस्कार है कि जहां हम रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। कमी भी होती है तो कमी में भी जीना सीखा है, अच्छा रहता है तो अच्छा में भी जीना सीखा है। इसलिए हमको कोई मलाल नहीं है। हम नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको दिया है 6 सीट हम जिता करके लाने का प्रयास करेंगे। दुख या टीस जो आपने कल व्यक्त किया था ट्वीट में भी मांझी जी, और आज सुबह भी ये प्रतिक्रिया आई थी, क्या वह झलक रहा है? कोई दुख नहीं, कहने को तो ठीक ही कहा जाता है जो हम लोग कल हमारे लोग कल कहा था। और बात सही है कि हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, होगा, लेकिन ये मेरा काम है। चूँकि मैं नेतृत्व में हूँ, हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा और एनडीए के लिए जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे। और हमारी जरूर भरसक प्रयास ही होगा कि आगे के चुनाव में एनडीए की सरकार बिहार में बने।
तो बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग तय हो चुकी है, लेकिन खटपट खत्म नहीं हुई। इधर महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पाया है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। जरूर देखिए शाम 7:57 पर सीटों का बंटवारा, नफा नुकसान। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।